हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग घर पर होंगे और सेफ़ होंगे। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई सब लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि अब 20 डेज़ भी नहीं रहे हैं। बट आज से हम वापस आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे और बीएसटी की जो 15 चैप्टर्स हैं उनको 15 वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी कॉमर्स हब एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग बाय सिमरन अग्रवाल। Clear your basics of commerce here and also get notes of business studies, economics and accountancy here. To get latest videos, subscribe my channel and share with your friends. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। डेली मैं आपको 15 डेज तक 15 चैप्टर्स हैं हमारे पास। डे बाय डे हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पैटर्न हमारा रहेगा, पहले हम ये देखेंगे कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या था, यानी कि एक चैप्टर को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया था। ओके, उसके बाद जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको रिवाइज़ करेंगे, बुक्स के क्वेश्चन रिवाइज़ करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो उस चैप्टर में कवर होने चाहिए वो हम वहाँ पर रिवाइज़ करने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम 22 जून को है, 21 मार्च का पेपर 22 जून को होने वाला है। पूरे 3 महीने का गैप आप लोगों के पास आया है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो पूरी प्लानिंग कर ली होगी कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा, बट बच्चों एग्ज़ाम होगा और हमें क्या है अब पढ़ना है। तो जो बच्चे डीमोटिवेटेड कि यार हमारा एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, उनको मैं क्लियर कर दूँ, एग्ज़ाम होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट बनता है और 12th की मार्कशीट आगे हर एग्ज़ाम में आपके लगने वाली है। तो केवल एक सेशन को ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम अलग रख दें और बाकी सब सेशन नॉर्मल चलते रहें, क्योंकि ये जो पैंडेमिक कंडीशन है वो क्या है, लॉन्ग टाइम चलने वाली है। क्लियर। तो लास्ट ऑप्शन यही है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएँ, इसमें आप ही का प्रॉफिट है। ओके, तो स्टार्ट करें। देखो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर क्लियर। फर्स्ट चैप्टर का हमारा टाइटल था प्रबंध का परिचय, महत्व, प्रकृति और क्षेत्र। चैप्टर किस किस पार्ट में डिवाइडेड था वो हम देख लेते हैं। प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के 4 उद्देश्य, प्राथमिक, सहायक, व्यक्तिगत और सामाजिक। उसके बाद प्रबंध के महत्व की हम बात करेंगे। फिर प्रबंध की प्रकृति कितने प्रकार में थी, 4 विधा के रूप में, प्रबंध कला व विज्ञान के रूप में, प्रबंध की सार्वभौमिकता और प्रबंध पेशे के रूप में। ओके, प्रबंध के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 3 में था, व्यवसाय प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र, गैर व्यवसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र और प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। क्लियर बच्चों। देखिए आपका जो बड़ा क्वेश्चन आने वाला है वो यूनिट फर्स्ट में से आने वाला है, जिसमें हमारे 3 चैप्टर हमने यानी कि आपकी बुक में इंक्लूडेड हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रबंध का सामान्य अर्थ। बिल्कुल बेसिक, अगर आपसे पूछा जाता है प्रबंध के सामान्य अर्थ को बताइए, तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है जो आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, पहला क्या है, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही क्या कहलाती है, आपकी प्रबंध कहलाती है। उसके अलावा एक ऑप्शन है न्यूनतम प्रयास या लागत से अधिक उत्पादन या लाभ प्राप्त करना ही प्रबंध है। बोथ आर द करेक्ट मीन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप ओनली ये लिख दीजिएगा कि प्रबंध का सामान्य अर्थ है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वर्ड्स को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्रबंध को 2 भागों में बांटा गया है, प्र प्लस बंध। ठीक है, ऐसे वाले थ्योरी जो होती है। देखो सबसे मेन बात तो ये ध्यान रखनी कि जितनी हमें वर्ड लिमिट बोली गई है वही हमें लिखनी है। हाँ, बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर अपना प्रबंध वाला जो थॉट है कि प्र प्लस बंध मिलकर क्या बनाते हैं प्रबंध, जहाँ पर होता है 2 या 2 से अधिक लोगों को जोड़ना। बट अगर हमारे 1 मार्क्स में आपसे प्रबंध पूछा जा रहा है तो आप ओनली सिंपल सा आंसर कर दें क्या कि प्रबंध का सामान्य अर्थ है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि 5M ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर में आपके पॉइंट था 5M ऑफ मैनेजमेंट। वैसे बेसिकली ये थ्योरी 5M की ही है, बट इसको हमारी बुक में 6M दिए गए हैं। उन 6M में से आपका एक M मिसिंग है, वो है मनी। ओके, तो हमारे पास 6M कौन कौन से हो गए, मैन, मनी, मेथड, मार्केट, मशीनरी और मटीरियल। क्लियर। अब हो सकता है कुछ बच्चे भूल जाएं, तो कैसे याद करेंगे हम इसको, सबसे पहले याद करो मैन। मैन के पास होती है मनी। क्लियर। मनी लेकर वो किस में जाता है, मार्केट में। तो 3 चीज़ें तो हो गई, मैन, मनी और मार्केट। इसके बाद अब क्या बच रहे हैं, 3 पॉइंट्स और बच रहे हैं। वो कई सारे मेथड से मार्केट में जा सकता है। मेथड क्या लेने जाता है, या तो मटेरियल या कोई
मशीन। तो क्या हो गया, मैन, मनी, मार्केट, मेथड और मटीरियल। क्लियर। अब आपके जो कंक्लूजन में थोड़ा बड़ा मीनिंग आपका प्रबंध का है वो दिया है, प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया है, जो कि क्या करती है, अन्य व्यक्ति से कार्य करवाती है, लागतों को कम करती है और संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में ये सहायक होती है। देखो इसको भी टुकड़ों में बांट के कैसे याद कर सकते हो कि प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन व नियंत्रण की प्रक्रिया है, जो कि क्या करवाती है, अन्य व्यक्ति से कार्य करवाती है, लागतों को कम करती है और संस्था का उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। यहाँ पर शॉर्ट में मीनिंग था और यहाँ पर लॉन्ग में है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इन तीनों में से कोई लिखोगे तो नंबर कटेंगे, तीनों की ही अपनी अपनी क्या है, वैल्यू है और पूरे पूरे मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वर्ड्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, यहाँ पर कम है। बट अगर ये बड़े क्वेश्चन में आता है देन आपको क्या लिखना है, फिर आपको ये वाला आंसर लिखना है। बट अगर 1 मार्क की बात की जाए तो प्रबंध का सामान्यत्व वाला ये इनफ है। ठीक है। साथ ही जो बच्चे अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों का रिवीजन भी अच्छे से वो लोग कर पाएँ। अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को क्लियर कर दूँगी। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगी। और एक डिस्कशन ग्रुप भी टेलीग्राम चैनल पर मैंने बना रखा है, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। चैनल पर आपको आपके 12th के बाद की भी जो भी अच्छी नॉलेज, यानी कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड, आपके एग्जामिनेशन न्यूज़ से रिलेटेड, क्या कोर्स करना चाहिए आपको, इन सब से भी रिलेटेड आप मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं वीडियोस तो इसकी अपलोड करती ही रहूँगी, इसलिए ज़रूर से आप मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट है परिभाषा। देखो परिभाषा का यहाँ पर आपसे 2 तरीके से पूछी जा सकती है। एक तो नॉर्मल पूछी जा सकती है कि प्रबंध की परिभाषा दीजिए, वहाँ पर आप अपने मन से कोई परिभाषा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैरी पार्कर फॉलेट की लिखो, FW टेलर की लिखो, लॉरेंस एप्ले की लिखो, नो इश्यूज़। क्लियर। हैरोल्ड कुंज, यहाँ पर उससे मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा है प्रबंध की परिभाषा दीजिए। ओके। दूसरी बात, परिभाषा लिखने का पैटर्न वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी एक बार रिकॉल करा दूँ। ऑथर का नाम मैंडेटरी है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज में ही परिभाषा लिखी जाती है। परिभाषा का कोई भी शब्द आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, आपको डॉट टू डॉट वर्ड्स में वो लिखनी होती है। क्लियर। सेकंड पैटर्न क्या हो सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले मैरी पार्कर फॉलेट ने प्रबंध की क्या परिभाषा दी है, या फिर FW टेलर ने क्या परिभाषा दी है, या फिर लॉरेंस एप्ले ने क्या परिभाषा दी है। तो मैंने ये चारों जो डेफिनेशन हैं ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 4 ही लर्न करने के लिए दी है। मैरी पार्कर फॉलेट की बिल्कुल ईजी है, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। ये पिछले वाली स्लाइड में हमारा क्या था, प्रबंध का अर्थ भी था और यहाँ पर ये परिभाषा भी है। FW टेलर बोलते हैं कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं या फिर क्या करवाना चाहते हैं, और उसके बाद यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण विधि से किया जाए। क्लियर। लॉरेंस एप्ले बोलते हैं अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही क्या है, प्रबंध है। अगेन, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। किसी को समझ में ना आए तो एक्सप्लेन कर दूँ। देखो बच्चों, ये रिवीजन सेशन चल रहा है यहाँ पर, तो डीप एक्सप्लेनेशन करने का कोई सेंस नहीं है। डीप एक्सप्लेनेशन तो फिर आप लोग बुक में पढ़ोगे तो उतना ही टाइम आपको लगने वाला है। यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में। अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से, एक मैनेजर अन्य व्यक्तियों से ही काम करवाता है, उनसे प्रयास करवाता है और क्या करता है, संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में कार्य करवाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही क्या होता है, आपका प्रबंध। हैरोल्ड कुंज के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के द्वारा एवं समूह में कार्य करवाने की कला है। 2 बातें बोल दी गई हैं कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के द्वारा एवं समूह में कार्य करवाने की कला है। क्योंकि अगर कहीं पर अकेला इंसान काम कर रहा है तो उसको मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है। मैनेजमेंट कहाँ पर चाहिए, जहाँ पर बहुत सारे तत्व विद्यमान हों। आई होप कि चारों जो डेफिनेशंस हैं आप लोगों को ईजी लगी होंगी और समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ मेरे साथ आप लोग इसको रिकॉल कर लें ताकि आपको बार बार इसको पढ़ने की नीड नहीं पड़े। अब है विशेषताएं। विशेषताएं मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को याद करने की नीड होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि विशेषताएं होती क्या हैं, आपने किसी भी चीज़ का अर्थ अच्छे से जान लिया, उसकी डेफिनेशन अच्छे से जान ली, अब आपको उसकी विशेषताएं क्यों लर्न करनी है जब हमें मीनिंग ही मालूम पड़ गया। तो बहुत सिंपल है, प्रबंध मानवीय क्रिया है। कौन करता है प्रबंध? मनुष्य करता है। क्लियर।
प्रबंध सार्वभौमिक है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, क्योंकि ये संस्था को लाभ की ओर लेकर जाएगी या हानि की ओर, यही डिसाइड करती है और ये दिखती नहीं है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिना उद्देश्य के प्रबंध करना निरर्थक है। वातावरण द्वारा प्रभावित है, हर चीज़ वातावरण द्वारा प्रभावित होती ही है। प्रबंध सामान्य सिद्धांतों पर काम करता है। मोस्टली जितनी भी थ्योरीज होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो किसी न किसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। विशेषता में अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो केवल आपको ये पॉइंट लिख के छोड़ना है। देखो बीएसटी में मेन जो फोकस होना चाहिए आपका किस पे होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखा करो। क्लियर? ऐसे नहीं कि हिंदी वाला निबंध लिख दिया आपने, 2-2 4-4 पन्ने भर दिए, वो नहीं होना चाहिए। हमें कैसी बात करनी है, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ओके। और उसके साथ ही अगर आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हो, करंट लाइफ के एग्जाम्पल्स लिखते हो, तो बहुत अच्छा आपके एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन पड़ता है। अब फर्स्ट है आपकी प्रबंध मानवीय क्रिया है। अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठें और जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप अपने इसको शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। प्रबंध मानवीय क्रिया है, क्योंकि प्रबंध मानव के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है? प्रबंध मानव के द्वारा किया जाता है तथा प्रबंध समाज में रहकर ही किया जाता है। प्रबंध कार्य समाज के श्रेष्ठ या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ये कोई और जो प्रजाति होती है, जानवर वगैरह, वो तो नहीं करते, कौन करता है? मनुष्य। अतः क्या है, प्रबंध आपकी एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध सार्वभौमिक है। देखो मैंने यहाँ पर वही विशेषताओं के पॉइंट लिए हैं जो आपसे विशेषताओं में भी पूछे जा सकते हैं। देखो विशेषताएं पूछी जाती है अगर प्रबंध की, तो आप कोई सी भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर वो 6 पॉइंट है जिनसे वो आपको एक्सप्लेन भी करवा सकता है। कैसे? प्रबंध सार्वभौमिक है, स्पष्ट कीजिए। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। क्लियर? आपकी बुक में 15 विशेषताओं के पॉइंट्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको लर्न करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, फालतू कंफ्यूजन की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने यहाँ पर वो टॉप 6 पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि 6 पॉइंट के ऊपर तो आपको एक्सप्लेन करना भी नहीं है। क्लियर? 1 नंबर आ रहा है तो 1 विशेषता, मैक्सिमम 2 लिख दो, इससे ऊपर नहीं जाना। और 6 मार्क्स का आता है तो वहाँ पर हम 6 पॉइंट लर्न कर ही रहे हैं। क्लियर? और इसके अलावा जो बाकी बची हुई आपकी जो विशेषता हैं वो आपसे एज अ क्वेश्चन नहीं पूछी जाएंगी। अब है आपका प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसे? प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योंकि सार्वभौमिकता से आशय सर्वत्र एक समान रूप में लागू होने से होता है। प्रबंध के सिद्धांतों को न केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अपितु सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी संस्थाओं में सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है। अतः यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्लियर हो गया? देखो 2 क्वेश्चन रेडी हो गए, विशेषताओं का भी पॉइंट रेडी हो गया, और अगर अलग से पूछा जाता है हमसे तो वो क्वेश्चन भी रेडी हो गया। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। कैसे? प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है क्योंकि प्रबंध को देखा और छुआ नहीं जा सकता, किंतु इसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर इसकी उपस्थिति का अनुमान हम लगा सकते हैं। यदि संस्था में अच्छा प्रबंध है तो संस्था प्रगति की और उन्नत होगी। यदि संस्था डूबती है अथवा बंद होती है तो यही देखा जाएगा कि संस्था कुप्रबंध का शिकार हुई। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी प्रक्रिया यदि उद्देश्य के बिना की जाती है तो पूर्णतः निरर्थक होती है। प्रबंध कार्य पूर्णतः उद्देश्यपरक होते हैं और प्रबंध के कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए प्रबंध अपनाया जाता है। वातावरण द्वारा प्रभावित। देखो वातावरण 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में कौन आते हैं? आंतरिक में आते हैं नियोक्ता, कर्मचारी, ठीक है, और उनके मालिक, कंपनी, संस्थान के। और आपके बाह्य में आते हैं वैधानिक, सरकार, ठीक है, आपका टेक्निकल वातावरण, आपकी प्रकृति। क्लियर? तो वातावरण द्वारा प्रभावित है, और इसका तो आपके सामने लेटेस्ट एग्जांपल है कोविड-19, जहां सभी संस्थान क्या कर रहे थे? आपका खुद का देखो ना, आप लोग, आपका एग्जाम लेट होता क्या? कोविड-19 आया तो एग्जाम लेट हो गया ना। ऑफिस से क्या हुआ? वर्क फ्रॉम होम मिलने लगा। तो वातावरण द्वारा क्या हुआ? पूर्णतः प्रबंध प्रभावित होता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रबंध को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाने होते हैं। वातावरण द्वारा प्रभावित में आप लिखेंगे प्रबंध कार्य संस्था के आंतरिक में बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता है। आंतरिक वातावरण में नियोक्ता, कर्मचारी तथा संसाधन होते हैं, जबकि बाह्य वातावरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी वातावरण होता है। यह संपूर्ण वातावरण एवं प्रबंध कार्य एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट तो अच्छे से लर्न करके जाते हैं, लेकिन अंदर जो लिखते हैं ना, वो मतलब कुछ भी लिखते हैं, वो अपने मन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना होता। वो किस कंडीशन में करना होता है आपको, कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हमें कुछ लिखना ही है। बट अगर आप थोड़ा भी सही आंसर देंगे तो एग्जामिनर केवल पॉइंट को देखकर भी अच्छे मार्क्स दे देता है। बट कोशिश ये करना कि अंदर आप कुछ भी कचरा ना लिखें। प्रबंध सामान्य सिद्धांतों पर काम करता है। क्यों? क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो विभिन्न शिक्षाविदों, चिंतकों और प्रबंधकों ने गहन शोध और अध्ययन के
आधार पर ही प्रतिपादित किए हैं, अतः प्रबंध क्या है, सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ पर हमने क्या है, विशेषताएं भी हमारी कंप्लीट कर ली हैं। अब तक हो गया अर्थ और विशेषताएं। कंक्लूजन की बात करें तो जो हमने इस वाली स्लाइड में यहाँ पर हमने बात की थी, प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, प्रबंध क्या है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया है। यही क्या है, आपका कंक्लूजन है। तो आप चाहो तो ये भी लर्न कर सकते हो, और या फिर आपको लगता है कि हमने मीनिंग समझ लिया और हमें परिभाषा आ गई तो हम मन से लिख सकते हैं, तो फिर आपको कंक्लूजन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने मन से लिख सकते हो। अब बात करेंगे प्रबंध के उद्देश्य की। प्रबंध के उद्देश्य, देखो प्रबंध क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हमने लास्ट वाले जो स्लाइड में पढ़ा कि बिना उद्देश्य के प्रबंध करना निरर्थक हो जाएगा। प्रबंध एक क्रिया है और इस प्रत्येक क्रिया का क्या होता है, अपना उद्देश्य। इस प्रकार प्रबंध के भी कुछ उद्देश्य हैं, क्योंकि प्रबंध विस्तृत क्रियाओं का समूह है, अतः इसके उद्देश्य भी विस्तृत हैं, जिन्हें मुख्य रूप से कितने भागों में, 4 भागों में बांटकर आप अध्ययन कर सकते हो। अब है आपका कौन सा, फर्स्ट प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रबंध के उद्देश्य बताइए, क्लियर, अगर शॉर्ट में आता है, ठीक है, 1 मार्क में आता है और प्रबंध का उद्देश्य पूछा जाता है, तो आप ये लिखेंगे प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, लागतों को कम करते हुए संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना एवं अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना। संस्था का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य। संस्था एवं प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 यहाँ पर प्राथमिक लिखा जाएगा, ओके, यहाँ सहायक लिखा जाएगा, यहाँ सामाजिक और यहाँ पर व्यक्तिगत। ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये तो जो स्लाइड्स बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग है। बाकी प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी में एक्चुअल कैसे होनी चाहिए, वो इसी पैटर्न में होनी चाहिए, 1 2 देन 3 और 4। इसके नीचे आप यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, फर्स्ट पॉइंट यानी कि प्राथमिक उद्देश्य, उसके बाद सहायक उद्देश्य, थर्ड हो जाएगा सामाजिक और फोर्थ हो जाएगा आपका व्यक्तिगत उद्देश्य। क्लियर। इनके नीचे हम क्या करेंगे, इनके सब पॉइंट्स लिख देंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपकी मेहनत भी वहाँ पर बच जाएगी। अब देखते हैं प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य क्या होते हैं, प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य किसी उपक्रम से संबंधित विभिन्न पक्षों की आकांक्षाओं को संतुष्टि प्रदान करना है। एक उपक्रम से बहुत सारे क्या होते हैं, पक्ष संबंधित होते हैं, जिससे उपक्रम अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है जिसके लिए उसे स्थापित किया गया है। प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य में निम्न को शामिल करना है। यहाँ पर हमें इनका एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल आप क्या करोगे, पॉइंट्स लर्न कर लोगे। अगेन मैं बता दूँ, जैसे ये था अपना 1 2 3 ओके 4, यहाँ पर आप जैसे लिखोगे प्राथमिक, उसके नीचे आप अपने ये चारों पॉइंट्स लिख दो। ये हो गया परफेक्ट प्रेजेंटेशन। उचित लागत पर वस्तु व सेवा का उत्पादन, फिर उचित मूल्य पर वितरण, उचित पारिश्रमिक देना और संस्था को लाभ पहुंचाना। हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, तो कैसे लर्न करोगे, कोई भी संस्था पहले क्या करती है, पहले करती है उत्पादन, फिर करती है वितरण, जो पैसा आता है उससे देती है सैलरी यानी कि पारिश्रमिक, फिर क्या पहुंचता है संस्था को लाभ। तो क्या हो गया, उत्पादन, वितरण, पारिश्रमिक और लाभ। अब बस एक्स्ट्रा वर्ड क्या जोड़ना है हमें, उचित, कि उचित लागत पर वस्तु व सेवा का उत्पादन, उचित मूल्य पर वितरण और उचित पारिश्रमिक देना, और लास्ट में क्या होगा, संस्था को लाभ पहुंचेगा तो संस्था को लाभ पहुंचाना। सहायक उद्देश्य की बात करें, सहायक उद्देश्य वे होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, सहायक उद्देश्य किसी उपक्रम की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंध रखते हैं, जिससे कार्य निष्पादन में क्या हो, कुशलता प्राप्त की जा सके। इसके अंतर्गत उपक्रम के विभिन्न संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिससे इन संसाधनों का योगदान अधिकतम हो, और सहायक उद्देश्य में हम क्या करते हैं, निम्न बिंदुओं को शामिल करते हैं। अगेन वही 3, संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, यथोचित समय व स्थान पर उपयोग करना और संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करना। कहीं भी आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, इसलिए मैं भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है सहायक उद्देश्य किसे कहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, केवल ये 3 पॉइंट ही बता सकते हो, या फिर यही बता सकते हो कि प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक उद्देश्य क्या कहलाते हैं, सहायक उद्देश्य कहलाते हैं, जिनमें हम निम्न 3 बिंदुओं को शामिल करते हैं। बट लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपको जो यहाँ पर इतना बड़ा सा जो 3-4 लाइनें लिख रही हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद ये जो 3 सब पॉइंट्स हैं ये भी आपको एक्सप्लेन वहाँ पर करने हैं। फिर है आपका व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य संबंधित होते हैं कर्मचारियों से। ओके, किसी भी संस्था में व्यक्तिगत उद्देश्यों से आशय
मानवीय संसाधनों की संतुष्टि से है। किसी भी संस्था में विभिन्न संसाधनों को मानवीय एवं अमानवीय, यानी कि अमानवीय क्या हो गया आपके भौतिक संसाधन, मशीन, क्लियर, मनी। मानवीय संसाधन अन्य संसाधन से भिन्न होते हैं क्योंकि मानवीय संसाधन गैर मानवीय संसाधनों को कंट्रोल करते हैं, ना कि गैर मानवीय संसाधन मानवीय संसाधनों को। अतः प्रबंध का एक बहुत बड़ा उद्देश्य क्या बनता है, उनकी संतुष्टि का ध्यान रखना। किसी उपक्रम में मानवीय संसाधनों को 3 भागों में बांट सकते हैं, उद्यमी, ठीक है, यहाँ पर कॉमा है, प्रबंधक और अन्य कर्मचारी। 3 हो गए, क्या क्या, उद्यमी, प्रबंधक और अन्य कर्मचारी। मानवीय संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3। कौन कौन से, उद्यमी, प्रबंधक और अन्य कर्मचारी। इन सभी वर्गों के अलग अलग कार्य, उत्तरदायित्व और आकांक्षाएं होती हैं। प्रबंध का उद्देश्य सभी वर्गों की आकांक्षाओं को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। इसमें भी हमने 3 बिंदुओं को शामिल करा है। उचित कार्य वातावरण प्रदान करना, यानी कि कर्मचारी जहाँ पर काम कर रहे हैं वो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल हो। कर्मचारी हितों की रक्षा करना, जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं उस जॉब की सिक्योरिटी हो। आपसी समन्वय, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग काम करेंगे वहाँ पर डिस्प्यूट्स यानी वाद विवाद होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अतः आपसी समन्वय बैठाना भी प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। लास्ट, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में कोई भी संस्थान या उपक्रम समाज में रहकर ही समाज के लोगों के लिए कार्य करता है। क्लियर, बहुत बेसिक सी बात है। अगर कोई भी संस्थान क्या हो रही है, बन रही है, तो वो कहाँ पर बनेगी, समाज में तो बनेगी। समाज के लोगों को ही अपने संस्थान में काम करने देगी, समाज से ही क्या करेगी, संसाधन प्राप्त करेगी और उन संसाधनों को समाज के अकॉर्डिंग चेंज करके वापस समाज को ही वो वहाँ पर लौटा देगी। यहाँ पर ये वर्ड गलत लिखा है, देखो वापस स्टार्टिंग से हम रीड कर लेते हैं। कोई भी संस्थान या उपक्रम समाज में रहकर ही समाज के लोगों के लिए कार्य करता है। उपक्रम अपने संसाधन समाज से प्राप्त करता है, उनमें से कुछ को उत्पाद एवं सेवा में परिवर्तित करता है, और ये पुणे नहीं है, ये पुनः है, ओके, पुनः समाज को दे देता है। इस प्रक्रिया के चरण में सामाजिक उद्देश्य निहित होते हैं और सामाजिक उद्देश्य में निम्न बिंदुओं को हम शामिल कर सकते हैं। संसाधनों का सदुपयोग बहुत मैंडेटरी चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट ही क्या है, संसाधनों का सदुपयोग, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, उनका प्रयोग क्या है, वैकल्पिक। समाज के प्रत्येक घटक की इच्छा पूर्ति, समाज में हर तबके का लोग हर तबके के और हर वर्ग के लोग रहते हैं और वो क्या आशा करते हैं कि उनकी नीड्स भी पूरी हो। ऐसा नहीं है कि आपने क्या करा, पर्टिकुलर एक ही वर्ग पर ध्यान दे लिया। जैसे कि कोविड-19 आया तो केवल क्या किया गया, बीमार जो सेगमेंट्स थे, यानी कि जिनको ज़्यादा पहले से बीमारियाँ थी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया और यंगस्टर्स पे ध्यान दिया ही नहीं गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यंगस्टर एज वेल एज क्या जितने भी बाकी वर्ग हैं सब पे बराबरी से ध्यान हमको देना चाहिए। समाज के साथ समन्वय और समाज की भलाई के कार्य। अब बात करेंगे हम प्रबंध के महत्व की। प्रबंध का महत्व बहुत बेसिक सा है और बच्चे जहाँ तक है अगर लर्न करके भी नहीं जाते हैं ना, तो ये चीज़ तो मन से भी वो वहाँ पर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपसे महत्व पूछा जाए और अगर वो बड़ा क्वेश्चन हो तो हमेशा ध्यान रखना, हमें सीधे ही पॉइंट्स लिखना स्टार्ट नहीं करना है। पहले 2-3 लाइनें हमें प्रबंध के महत्व में ऊपर यहाँ पर आप उसमें क्या देंगे, इंट्रोडक्शन में, कि संसाधनों की सीमितता के कारण न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना वर्तमान समय की क्या है, सबसे बड़ी समस्या, जिसका हल श्रेष्ठ प्रबंध के द्वारा ही निकाला जा सकता है। प्रबंध विज्ञान का सभी क्षेत्रों में जहाँ दो या दो से अधिक लोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करते हैं अत्यंत महत्व होता है। उसके बाद क्या करेंगे, आप महत्व के बिंदु बताएंगे कि प्रबंध के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु। तीव्र प्रतिस्पर्धा, वर्तमान युग क्या है, प्रतिस्पर्धी युग है। यहाँ पर यदि अच्छा प्रबंध संस्था में नहीं होगा तो वह ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, सेम लाइन लिखनी है कि वर्तमान युग प्रतिस्पर्धी युग है। यहाँ पर नित्य नई संस्थाएं मार्केट में आती रहती हैं तथा जाती रहती हैं। संस्थाएं वे ही टिक पाती हैं जिनका श्रेष्ठ प्रबंध होता है। संसाधनों के विकास हेतु अगर श्रेष्ठ प्रबंधन होगा तो एक संस्था अपने संसाधनों का भी विकास कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। देखो प्रबंध क्या करता है, संसाधन सबके पास है, क्लियर, बट उनका यूटिलाइज किस प्रकार से किया जाए वो एक श्रेष्ठ प्रबंध पर ही डिपेंड करता है। तभी तो संसाधन सबके पास है, पढ़ सब रहे हैं, बुक सबके पास है, बट सब बच्चों के तो 100% नहीं आते ना। आ रही बात समझ में, तो वैसा ही है कि संसाधनों के विकास हेतु भी अच्छे प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है। राष्ट्र की समृद्धि हेतु एक राष्ट्र की इनकम, एक राष्ट्र की समृद्धि किसके द्वारा नापी जाती है,
उसके अंदर यानी कि उस राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत कितने प्रकार के उद्योग काम कर रहे हैं, किस स्तर पर काम कर रहे हैं, वहाँ की इनकम कितनी है। ठीक है, तो राष्ट्र की समृद्धि तो अगर अच्छा प्रबंध होगा तो उद्योग अच्छे से काम करेंगे, राष्ट्र की इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग क्या होंगे, मार्केट में आएंगे, आपके देश का क्या बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा। तो राष्ट्र की समृद्धि की गणना भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। नवप्रवर्तन लागू करने हेतु, नवप्रवर्तन क्या होता है, नवाचार को अपनाना, वर्तमान युग में हो रहे लगातार परिवर्तनों के साथ नई नई तकनीकों को खोजना नवप्रवर्तन कहलाता है। नवप्रवर्तन लागू करने में प्रबंध का कैसे रोल है वो आप नोट डाउन कर लो। नवप्रवर्तन को अपनाने में स्वाभाविक रूप से कर्मचारी उसे नहीं अपनाते हैं, परंतु यदि एक अच्छा और श्रेष्ठ प्रबंध है तो वह अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है तथा नई तकनीकों को बहुत जल्दी से अपने संस्थान में लागू करवा देता है। अतः नवप्रवर्तन के लिए भी प्रबंध का अति महत्व है। संगठन के अस्तित्व संरक्षण एवं वृद्धि हेतु, अस्तित्व संरक्षण, सबसे पहले कोई संस्था अगर एस्टेब्लिश होती है, स्थापित होती है, तो क्या सोचती है कि मैं मार्केट में रहूं, फिर क्या सोचती है मैं प्रॉफिट कमाऊं, और फिर सोचती है मैं वृद्धि करूं। 3 स्टेज होती है किसी भी संस्था की, अस्तित्व बनाए रखना, लाभ कमाना और वृद्धि करना। तो यहाँ पर बात हो रही है संगठन के अस्तित्व संरक्षण और वृद्धि हेतु। सेम लाइन है, अच्छा प्रबंध संस्था को लाभ की ओर उन्नत करता है। लाभ से पहले वह संस्था के अस्तित्व संरक्षण पर ध्यान देता है, फिर लाभों की ओर अग्रसर होते हुए अपनी संस्था की वृद्धि की ओर वह अग्रसर होता है। विभिन्न क्रियाकलापों में समन्वय हेतु, किसी भी संस्थान में अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं और प्रबंध का महत्व वहाँ पर अधिक बढ़ जाता है जहाँ पर क्रियाकलापों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर क्रियाकलाप ज़्यादा होंगे तो वाद विवाद होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समाज में स्थिरता लाने हेतु, कोई भी संस्था समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए ही कार्य करती है। अच्छा प्रबंध होगा तो वह संस्था के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगा। संस्था यानी आपके समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा, समाज के संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करेगा, अतः समाज में स्थिरता उत्पन्न होगी। श्रम समस्याओं के समाधान हेतु, श्रम समस्या होती है कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न होने वाला रोष। हो सकता है किसी को अपनी सैलरी को लेकर प्रॉब्लम हो, किसी को अपने कार्य वातावरण को लेकर प्रॉब्लम हो। श्रम समस्याओं में होता है हड़ताल, तालाबंदी, ये सब आपकी श्रम समस्याएं कहलाती हैं। अच्छा श्रेष्ठ प्रबंध क्या करता है, सामान्यतः इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होने नहीं देता है, और यदि इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो भी जाती हैं तो वह अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत करके सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझा लेता है। यहाँ तक हो गया हमारा अर्थ। उसके बाद हमने पढ़ा परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य और महत्व। अब हम बात करेंगे प्रबंध की प्रकृति की। देखो प्रबंध की प्रकृति कितने प्रकार की थी, प्रबंध की प्रकृति थी आपके पास पूरे 4 प्रकार की। प्रबंध बहुविधा के रूप में, प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में, प्रबंध की सार्वभौमिकता और प्रबंध पेशे के रूप में। अब हम बात करेंगे प्रबंध की प्रकृति के आपके 4 टाइप्स की। यहाँ पर नोट्स आपको हैंड रिटन मिलने वाले हैं। देखो प्रबंध की प्रकृति को कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे जैसे प्रबंध का क्या होता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, अलग अलग शिक्षाविद उस पर, अलग अलग प्रबंधक उस पर रिसर्च करते जा रहे हैं, उसके नए नए आयाम दिखते जा रहे हैं। समय के साथ प्रबंध का अध्ययन एवं तकनीकों के प्रयोग में विभिन्नता के कारण इसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ है। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में गहन अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि प्रबंध क्या है, एक विस्तृत शब्द है जिसकी प्रकृति को गिने चुने शब्दों में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपको केवल 4 पॉइंट्स में इसने क्या करा है, प्रबंध की प्रकृति आपको शो करी है। ठीक है, लेकिन जब आप बीकॉम लेवल पर जाओगे यानी कि आपके नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर आपको 9 टाइप में प्रबंध की प्रकृति एक्सप्लेन में मिलेगी। फर्स्ट है प्रबंध बहुविधा के रूप में। बहुत आसान शब्दों में अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रबंध बहुविधा है कैसे, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको लॉन्ग लिखना है पूरा, स्टार्टिंग टू लेकर आपके जो आगे इसमें विधाओं के अलग अलग टाइप्स भी बताऊंगी मैं वो भी, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो केवल इतना सा लिखना है, प्रबंध बहुविधा है कैसे। प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों के लिए अलग अलग विधाओं को प्रयोग में लाया गया है। प्रबंध के सिद्धांत अकेले प्रबंध पर ही निर्भर ना होकर विभिन्न प्रकार के शास्त्रों पर भी निर्भर हैं, अतः प्रबंध क्या है आपका बहुविधा के रूप में बताया गया है। एक बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को क्या कहा गया है, विधा। ओके, यानी कि हर कोई सब्जेक्ट अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसको हम कहते हैं विधा। जैसे कि गणित इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, विज्ञान आपका इंडिपेंडेंट है, कला आपकी क्या है इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। वैसे ही इंग्लिश, हिंदी, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट अपने आप में क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं विधा।
प्रत्येक विधा का अपना उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न सिद्धांतों का विकास भी हुआ है। जैसे मैथ्स के अपने हैं, साइंस के अपने हैं, कला के अपने हैं। ओके, प्रबंध अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, किंतु इसके सिद्धांतों को विकसित करने में निम्न विभिन्न विधाओं जैसे कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान आदि विधाओं का क्या रहा है, आपके योगदान रहा है। ओके, इसलिए क्या क्या गया है इसको, इसलिए इसे बहुविधा की संज्ञा दी गई है। बहुत इजी शब्दों में हमारे पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया है। क्या, प्रबंध के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधाओं यथा भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान आदि विधाओं की सहायता ली गई है तथा इनका योगदान रहा है। अतः प्रबंध को बहुविधा की संज्ञा दी गई है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हमें ये जो एडिशनल पॉइंट्स है ये भी आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे प्रबंध शास्त्र में किसी शास्त्र का अधिक महत्व है तो किसी शास्त्र का कम। किस किस प्रकार से प्रबंध में अन्य शास्त्रों ने मदद की है। अर्थशास्त्र, इससे निर्णय प्रक्रिया, संसाधन आवंटन, संसाधनों को समुचित उपयोग आदि से संबंधित सिद्धांत और नियम लिए गए हैं। राजनीति शास्त्र में संगठन संरचना, संगठन के सिद्धांत, नौकरशाही के सिद्धांत लिए गए हैं। जीव विज्ञान में व्यक्ति व्यवहार को नियंत्रित करने वाले संबंधित सिद्धांत, व्यक्ति समूह की अवधारणा समझने वाले सिद्धांत समाजशास्त्र से लिए गए हैं और मानव शास्त्र से नैतिक मूल्य व व्यवसायिक सिद्धांतों की नैतिकता ली गई है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग आपका जो प्रबंध की प्रकृति है उसके बारे में। प्रबंध क्या है, विज्ञान और कला। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रबंध विज्ञान है कैसे समझाइए, प्रबंध कला है कैसे समझाइए और प्रबंध विज्ञान एवं कला है कैसे समझाइए। इस प्रकार से ये क्या कर सकता है, आपके क्वेश्चंस को बना सकता है। आई बात समझ में? बहुत बेसिक में लेंगे अपन इसको। पहले प्रबंध विज्ञान है कैसे। प्रबंध विज्ञान को विज्ञान एवं कला के रूप में वर्णित करने से पहले हमें विज्ञान को भी समझना पड़ेगा और कला को भी समझना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर ये आता है कि प्रबंध कला और विज्ञान है कैसे, शॉर्ट में अगर आता है तो मैं लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगी, आपको वो लिखना है। लेकिन अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आपको कला को एक्सप्लेन करना है, फिर कला की विशेषताओं के संदर्भ में आपको प्रबंध को एक्सप्लेन करना है। सेम आपको विज्ञान को एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी विशेषता उनके संदर्भ में प्रबंध विज्ञान की विशेषताओं को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। यहाँ हम पहले बात करेंगे प्रबंध कला है कैसे। कला व्यवहार एवं अभ्यास पर आधारित होती है तथा मानसिक चातुर्य के कुशलतापूर्वक प्रयोग द्वारा इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। आपकी बुक में कला को बहुत इजी बोला गया है कि चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही क्या है, कला। हर किसी मनुष्य की चातुर्यता की क्षमता अलग अलग होती है और उनके आधार पर ही वो अब मेहनत करके अपने परिणामों की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो अगेन एक बार और देख लेते हैं। कला व्यवहार एवं अभ्यास पर आधारित होती है तथा मानसिक चातुर्य के कुशलतापूर्वक प्रयोग द्वारा इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। कला की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फर्स्ट है इच्छित परिणाम प्राप्त करने की विधि, ये है पहली विशेषता। सेकंड है आपकी व्यक्तिगत चातुर्य एवं ज्ञान के प्रयोग पर निर्भर। हर किसी व्यक्तिगत चातुर्य अलग होता है, हर ज्ञान सब लोग लेते हैं परंतु हर कोई मनुष्य अपने चातुर्य के हिसाब से उसका प्रयोग करता है। निरंतर अभ्यास से दक्षता में प्राप्ति में सहायक। जैसे जैसे जो इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो अपने उस कौशल या कला में उतना ही निपुण होता जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक ही चैप्टर को 3-4 बार या 5 बार पढ़ोगे तो ऑफकोर्स की बात है आपको वो चैप्टर पूरा लर्न हो जाएगा। तो ये है आपके यहाँ पर कला की विशेषताएं। 3 ही पॉइंट लेंगे हम क्योंकि हमें क्वेश्चन की वर्ड लिमिट्स को भी ध्यान रखना है। क्लियर? बड़ी बड़ी लाइनें लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ये तीनों पॉइंट थे। इसके बाद हमें क्या करना है, इन्हीं तीनों पॉइंट को क्या लिखते हुए लिखना है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रबंध कला है या नहीं, इसको जानने के लिए हमें प्रबंध को कला की विशेषताओं के संदर्भ में तुलना करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपने पास 3 विशेषताएं थी। कौन कौन सी? इच्छित परिणाम प्राप्त करने की विधि, तो प्रबंध क्या है, वो भी इच्छित परिणाम प्राप्त करने की विधि है क्योंकि वो करा ही क्यों जाता है, ताकि संस्था के उद्देश्य प्राप्त किए जा सके। व्यक्तिगत चातुर्य एवं ज्ञान के प्रयोग पर निर्भर। हर संस्था में काम करने वाला प्रबंधक का मानसिक चातुर्य क्या होता है, अलग अलग होता है। इस हिसाब से क्या हुआ, प्रबंध कला हुई। निरंतर अभ्यास दक्षता प्राप्ति में सहायक। जैसे जैसे मैनेजर्स के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और वो उस चीज़ के लिए क्या होते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, वैसे वैसे वो धीरे धीरे अपने कार्य में निपुण हो जाते हैं। यहाँ पर इन तीनों पॉइंट के बिहाफ पर आप कला को लिख देंगे। यहाँ पर एक तरीके से और लिख सकते हैं कि प्रबंध कला की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। कैसे? प्रबंध व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है,
प्रबंध में भी निरंतर प्रयास दक्षता प्राप्त की जा सकती है। बात वही है, आप चाहो तो एक्सप्लेन कर दो, चाहो तो इस प्रकार से एक एक लाइन में लिख दो। और लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखना है आपको, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं प्रबंध कला है, क्योंकि प्रबंध में कला की सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं। इसके बाद विज्ञान के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। विज्ञान किसे कहते हैं, माइंड सेट कर लो, एक लाइन है, उसको रट लो, लाइफ टाइम तक काम आने वाली है। विज्ञान किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान की शाखा है जो कि सिद्धांत के प्रयोग और निष्कर्षों पर आधारित होती है। वापस एक बार रिकॉल कर लो कि क्रमबद्ध ज्ञान की वह शाखा जो जिसके सिद्धांत प्रयोग और निष्कर्षों पर आधारित होते हैं वो क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान में केवल प्रयोग और निष्कर्ष के आधार पर ही विज्ञान को लागू किया जाता है, वहाँ पर मन गढ़ंत कुछ भी नहीं होता है। अब प्रबंध को विज्ञान के संदर्भ में रखा गया है, क्लियर। तो अब विज्ञान की हम क्या करेंगे, विशेषता की बात कर लेते हैं। निश्चित सिद्धांत, विज्ञान के अपने निश्चित सिद्धांत होते हैं। पानी का फॉर्मूला H2O है तो वो H2O ही रहेगा, उसको आप O2H नहीं कर सकते, तो निश्चित सिद्धांत। कारण और परिणाम में संबंध, पानी उबालोगे तो भाप बनेगा, कारण है हमने उसको उबाला, उसका वाष्पीकरण हुआ और वो उड़ गया। ठीक है, तो कारण और परिणाम में संबंध विज्ञान की विशेषता। सर्वत्र समान रूप से लागू, अगर इंडिया में आपका पानी का फॉर्मूला H2O है तो वो अमेरिका में भी H2O ही होगा, वो वहाँ पर जाके O2H नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी विज्ञान की विशेषताएं। अब इन्हीं विशेषताओं को हम क्या करेंगे, प्रबंध के संदर्भ में रख के देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो नोट्स हैं ये थोड़े और ज़्यादा शॉर्ट हो गए हैं, लेकिन जैसे इसमें बोलती जा रही हूँ तो आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके साथ में बैठो, ताकि जो एक्स्ट्रा लग रहा है आप उसको सेम टाइम नोट डाउन करते जाओ। कुछ प्रॉब्लम आ रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर वहाँ पर जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर लेना। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, प्रबंध विज्ञान है या नहीं, इसके लिए हमें उसे भी क्या करना है, विज्ञान की विशेषताओं के संदर्भ में तुलना करनी पड़ेगी। निश्चित सिद्धांत, प्रबंध के निश्चित सिद्धांत होते हैं, परंतु विज्ञान के सिद्धांत हर तरीके से निश्चित रहते हैं, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। कारण और परिणाम में संबंध, प्रबंध में भी कारण और परिणाम में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। कर्मचारियों में रोष था, इस वजह से उन्होंने हड़ताल या तालाबंदी की। सर्वत्र रूप में समान रूप से लागू, ये हमने पढ़ा है क्या कि प्रबंध क्या है, सर्वत्र समान रूप से लागू होता है, परंतु उसके सिद्धांत समय के अनुसार बदलते रहते हैं। कंक्लूजन में हम यानी कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं प्रबंध विज्ञान है, परंतु ये क्या है, आपकी एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान नहीं है। आ रही बात समझ में, प्रबंध को शुद्ध विज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके नियम व सिद्धांत विज्ञान के नियम व सिद्धांत जितने क्या है, कड़े नहीं है, यानी कि कठोर नहीं है। आई बात समझ में, इसको हम क्या कर सकते हैं, अयथार्थ विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्या कि प्रबंध यथार्थ विज्ञान है या अयथार्थ विज्ञान, तो आप क्या लिखेंगे, प्रबंध अयथार्थ विज्ञान है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के नियमों के अनुरूप कठोर नहीं होते, ये समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है। अब है आपका कॉमन क्वेश्चन जो बनता है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, कि प्रबंध कला और विज्ञान है कैसे। प्रबंध में कला और विज्ञान दोनों के गुण पाए जाते हैं। जब विज्ञान की भांति प्रबंध के अपने सिद्धांत होते हैं और वो सर्वत्र रूप से लागू होते हैं, वही प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करने के लिए मानसिक चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रबंध शास्त्र के संबंध में ये एक दूसरे के पूरक है तथा एक के अभाव में दूसरा ऑटोमेटिक महत्वहीन हो जाता है। अब बात करेंगे हम क्या, प्रबंध पेशे के रूप में। ठीक है, प्रबंध के पेशे के रूप में हम बात करें, पेशा क्या होता है, पेशा एक व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पेशा होता है औपचारिक रूप से ग्रहण की गई शिक्षा का व्यवसायीकरण करना पेशा कहलाता है। यानी कि आपने कोई आप नॉलेज सीखी, कोई स्किल सीखी और उसको अपनी आजीविका का साधन बनाने के लिए प्रयोग किया तो वह पेशा कहलाएगा। जैसे कि टीचर, डॉक्टर, वकील ये सब ज्ञान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनका व्यवसायीकरण करके अपनी आजीविका का साधन उसे बनाते हैं। प्रबंध के अध्ययन को वर्तमान में पेशेवर शास्त्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। ऐसी अवस्था में यह निर्धारित करना आवश्यक है। देखो किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही हो ना और यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो सीबीएसई के जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किए, क्योंकि यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं बट वहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया, तो आप वहाँ पर जाके और अच्छे से अगर उसको आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। ऐसी अवस्था में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि प्रबंध पेशा है या नहीं। इसके लिए पेशे का अर्थ और विशेषता जानना आवश्यक है। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है आपको, औपचारिक ज्ञान पेशे के लिए औपचारिक ज्ञान सीखना आवश्यक होता है, जो कि किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर कौशल विकास संस्थान में जाकर सीखा जा सकता है। आचार संहिता
पेशे में आचार संहिता लागू होती है तथा उनके नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी होता है। प्रतिनिधि संस्था, हर किसी पेशे का अपना एक सामूहिक संस्था होती है जिसके उन्हें क्या करना पड़ता है, सदस्य बनना कंपलसरी होता है, जैसे कि डॉक्टर्स की ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है। सेवा की प्रकृति, पेशे का मुख्य उद्देश्य ही सेवा प्रदान करना है। विशिष्ट ज्ञान की विद्यमानता, ऑफकोर्स ये बात है, हर किसी पेशे का अपना ज्ञान होता है। जैसे सीए, आई बात समझ में, सीए क्या है, अपनी खुद की नॉलेज रखता है, उसका काम डॉक्टर नहीं कर सकता, डॉक्टर का काम सीए नहीं कर सकता। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विशिष्ट ज्ञान की विद्यमानता, पेशे के अंतर्गत विशिष्ट ज्ञान की विद्यमानता होती तथा एक का ज्ञान दूसरे के कार्य में नहीं आ सकता। अब इसी चीज़ को हमने क्या करा, यहाँ पे बड़ा करके एक्सप्लेन कर दिया। जैसे हमने पहले क्या करा था, विज्ञान पढ़ी, कला पढ़ी और उनके भी क्या करें, विशेषताओं को प्रबंध के संदर्भ में रखा, वैसा ही हमने यहाँ पर भी करा है। उपरोक्त विशेषता के संदर्भ में प्रबंध को रख के देखिए। विशिष्ट संस्था प्रबंध ज्ञान की विशिष्ट शाखा के रूप में विकसित हो चुका है तथा ज्ञान के विस्तार में बहुत संस्थाएं लिप्त हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ न किसी का तो ड्रीम होगा ना कि हाँ हमें एमबीए करना है, और एमबीए से पहले क्या करना पड़ता है, बीबीए। हमारी बात समझ में, तो ये क्या है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भविष्य में प्रबंधक बनने की तैयारी और उसका औपचारिक प्रशिक्षण आपको किससे मिलता है, बीबीए और एमबीए से। तो ये क्या हो गई, आपकी ज्ञान की विशिष्ट शाखा जिसका खुद का पर्टिकुलर अपना कोर्स है। औपचारिक ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के लिए औपचारिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उपाधि देने की व्यवस्था है, बीबीए और एमबीए। यहाँ तक प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है, किंतु दूसरे पक्ष के अनुसार प्रबंध के लिए एमबीए आवश्यक नहीं है। किसी में हो सकता है नेचुरल एबिलिटी इतनी अच्छी होगी, वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है, आदि बात समझ, लेकिन बाकी डॉक्टर काम तो जैसे डॉक्टर ही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। परंतु एमबीए की आवश्यकता नहीं है मैनेजर बनने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर नेचुरल क्वालिटी है तो बिना एमबीए की डिग्री के भी आप उसमें यानी कि किसी भी संस्था में एज ए मैनेजर वर्क कर सकते हैं। अतः इस आधार पर प्रबंध को पेशा नहीं मान सकते। प्रतिनिधि संस्था प्राचीन एवं स्थापित पेशा जैसे कि चिकित्सा तथा कानून के समान प्रबंध में प्रतिनिधि संस्थान है। जैसे भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैंने बताया था आपको, अमेरिका में अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये सब क्या है, मैनेजर्स को चुनने के लिए है, लेकिन इनकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। बाकी जो पेशे हैं उनकी मेंबरशिप क्या होती है, आपके लिए कंपलसरी होती है। जैसे भारत में वकीलों के लिए बार एसोसिएशन है, मेडिकल के लिए मेडिकल एसोसिएशन है, उनकी सदस्यता लेना, मेंबरशिप लेना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज वो अपना वर्क नहीं कर सकते। बट एमबीए यानी कि मैनेजर्स के लिए जो संस्था इंडिया में है उसकी मेंबरशिप लेना ज़रूरी नहीं है। इस बिहाफ पे देखा जाए तो प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है। आचार संहिता, अन्य पेशे की भांति में प्रबंध में भी आचार संहिता है, परंतु बहुत सारे मैनेजर तो इस बात के बारे में जानते ही नहीं है। अतः क्या है, ये भी पूर्ण पेशे की श्रेणी में आप इस पॉइंट को नहीं रख सकते। सेवा की प्रकृति, सेवा प्रवृत्ति प्रत्येक पेशे के लिए आवश्यक होती है। यद्यपि किसी पेशे में ऐसी प्रवृत्ति का पालन करना या न करना देश की सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशे की श्रेणी में आप रख सकते हो। देखो बेसिकली क्या कर रहा है, मैनेजर अपने संस्था को भी सर्व कर रहा है और इनडायरेक्टली अपनी कंट्री को भी सर्व वो कर रहा है। उपरोक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंध में पेशे की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ नहीं, इसलिए प्रबंध को स्थापित पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसे पेशे की दिशा में अग्रसर श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। रीस ने क्या करा है, पेशे की विभिन्न श्रेणियों में पेशे को विभिन्न श्रेणियों में बांटा है। ये भी आप लर्न करके जाइएगा, ये आपकी बुक में है, पेज नंबर जो 9 है, वहाँ पर आपको 5 प्रकार के पेशे बता रखे हैं। ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं कि स्थापित पेशा किसे कह सकते हैं, नवीन पेशा किसे कहते हैं, अर्ध पेशा, भावी पेशा और सीमांत पेशा। ये आपसे 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली पूछा जा सकता है भावी पेशा किसे कहते हैं और अर्ध पेशा, ये 2 इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेशेवर प्रबंध की। पेशेवर प्रबंध केवल पेशेवर उपाधि धारकों की नियुक्ति से ही नहीं होता, बल्कि उचित दृष्टिकोण की भी इसके अंतर्गत आवश्यकता होती है। पेशेवर अधिक से अधिक महत्व पेशेवर दृष्टिकोण से है। ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा यूजफुल आपके नहीं है, बट फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेशेवर प्रबंध केवल पेशेवर धारकों की नियुक्ति से नहीं होता, बल्कि उचित दृष्टिकोण की आवश्यकता रखता है। और पेशेवर उपाधि से अधिक महत्व क्या होता है, पेशेवर दृष्टिकोण का, यानी कि आपकी क्या है, डिग्री इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि जितना आपका एटीट्यूड, यानी कि एक मैनेजर का दृष्टिकोण एटीट्यूड वहाँ पर मैटर करता है। मान लो किसी ने क्या करा, डिग्री तो ले ली पर वो अपने आप में उस एटीट्यूड को बिल्ड ही नहीं कर पाया जो एक मैनेजर में होना चाहिए, तो क्या है, वो यूजलेस है। पेशेवर प्रबंध की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। पेशेवर ज्ञान और तकनीकों के प्रति समर्पित होना, यानी कि फुल ऑन टेक्निकल टर्म्स में जाना, जैसे हेनरी फॉल के सिद्धांत हो गए, टेलर के सिद्धांत हो गए,
ये सब आपने क्या करे, अपने जब मैनेजमेंट के आप ट्रेनिंग ले रहे थे वो पढ़े, तो आपको उन्हीं को फॉलो करना है। क्लियर। आधुनिक प्रबंधन की तकनीकों का प्रयोग, जैसे जैसे रिसर्च होता जा रहा है, नई नई तकनीकें आती जा रही है, आपको उन्हीं का प्रयोग करना है। टीम भावना पर बल, इंडिविजुअल पर बल ना देकर टीम भावना, समूह में कार्य करने पर बल देना। मैनेजमेंट चेंज, परिवर्तन प्रबंधन हेतु तैयार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, परिवर्तन प्रबंधन हेतु तैयार करना। इसलिए हमें नवप्रवर्तन वाला जो टॉपिक था उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। समाज के प्रति उत्तरदायी और राष्ट्र नीतियों के प्रति सम्मान। देखो एग्जाम में आपको ये 5 पॉइंट केवल ओनली एज अ पॉइंट लिखने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना। वो तो मैंने आपको याद हो जाए और समझाने के पर्पज से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी ध्यान रखना हमें इनको एक्सप्लेन नहीं करना। पेशेवर प्रबंधन की विशेषता को वापस एक बार याद कर लेते हैं। पेशेवर ज्ञान और तकनीक के प्रति समर्पित होना, टीम भावना पर बल देना, आधुनिक प्रबंधन की तकनीकों का प्रयोग करना, परिवर्तन प्रबंधन हेतु तैयार करना और समाज के प्रति उत्तरदायी और राष्ट्र नीतियों के प्रति सम्मान। लास्ट है आपकी प्रकृति प्रबंधन की सार्वभौमिकता। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सार्वभौमिकता से आशय किसी ज्ञान के सर्वत्र एक समान रूप में लागू होने से है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि प्रबंधन की सार्वभौमिकता के पक्ष में विपक्ष में तर्क दीजिए। पक्ष में क्या तर्क है कि प्रबंधन प्रक्रिया समान ही होती है और प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया समान कैसे होती है कि जिस प्रकार से आप अपने स्कूल में जा रहे हो, एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लो, आप स्कूल जा रहे हो, वही पैटर्न कहीं और जाओगे ना तो स्कूल जाने का पैटर्न वही रहेगा। ठीक है। और भी अगर हम संस्थानों की बात करें तो जो मैनेजमेंट का तरीका है वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही रहता है। बस ये हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन वो थोड़ा वहाँ पर वेरी कर जाए, परंतु होने वाली प्रक्रिया आपके सेम ही होती है। विपक्ष में सिद्धांतों का परिस्थिति अनुसार लागू होना हो सकता है। कहीं पर कुछ सिद्धांत लागू होते हैं, कहीं पर अलग सिद्धांत लागू होते हैं। जैसे इंडिया में अगर हड़ताल तालाबंदी होती है तो फैक्ट्री बंद कर दी जाती है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, अगर जूते की फैक्ट्री में हड़ताल तालाबंदी हुई तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के कर्मचारी एक ही जूता बनाते हैं ताकि कंपनी को ज़्यादा लॉस भी ना हो। एक जूता नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, उनका पेड़ नहीं बिकेगा और इस प्रकार से उनके प्रति रोष भी दिख जाएगा। अलग अलग प्रबंधकीय चातुर्य, अलग अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग संस्थान और उनके अलग अलग मैनेजर होते हैं। ठीक है, तो उनका चातुर्य भी अलग अलग होता है। देश संगठन की संस्कृति, भारत में नीति नियम कानून अलग है, यहाँ के लोगों का काम करने का तरीका अलग है, थोड़ी संसाधनों की भी सीमितता या फिर इंडिविजुअल के जो अलग अलग प्रयोग हैं उनकी भी समस्या के अकॉर्डिंग प्रबंधन को चेंज करना पड़ता है। संगठन का उद्देश्य बहुत मैटर करता है। हो सकता है संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना ना हो, ठीक है, या फिर अति लाभ कमाना हो, तो ये भी वहाँ पर मैटर करता है। संगठन का प्रबंधन के दर्शन, अतः निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि प्रबंधन सार्वभौमिक है, किंतु उसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसमें एक पॉइंट और है आपके पास, जब आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे पेज नंबर 9 और 10 में, 9th के लास्ट में, कि प्रबंधन के सिद्धांतों का लागू होना या ना होना 3 प्रकारों पर निर्भर करता है, यानी कि प्रबंधन के सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। वहाँ पर ये पॉइंट बन सकता है, तो आप लिखेंगे देश या संगठन की संस्कृति, यानी कि हमारे जो ये 3 पॉइंट है इनके लिए आपका क्वेश्चन बन सकता है, संगठन का उद्देश्य और संगठन का प्रबंधकीय दर्शन। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करें हम प्रबंधन के क्षेत्र की, तो प्रबंधन का क्षेत्र बड़े क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम उसको बहुत जल्दी से क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं। प्रबंधन का क्षेत्र, प्रबंधन के क्षेत्र को 2 तरह से परिभाषित किया गया है। प्रथम, कि किसी एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाओं के क्षेत्र में, इसे प्रबंधन का क्रियात्मक क्षेत्र कहा गया है। और द्वितीय है विभिन्न प्रकार के संगठन जिनमें प्रबंधन का प्रयोग होता है, इसे प्रबंधन का गैर व्यावसायिक क्षेत्र कहा गया है। देखो, एक तो क्या होती है जिनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, तो वो हर तरीके के क्षेत्र में अपना कदम रखती हैं और हर तरीके के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को अपनाती हैं, तो उनको कहा गया क्रियात्मक क्षेत्र प्रबंधन का। बाकी सारी संस्थाओं में प्रबंधन होता है और वो कहलाता है गैर व्यावसायिक क्षेत्र। किसी भी उपक्रम में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। क्रियाओं में विशिष्टीकरण प्राप्त करने हेतु प्रबंधन विशेषज्ञ और प्रबंधन की कुशलता का प्रयुक्त संसाधनों में निष्कासित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में किया जाने लगा है। इन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं, पेशेवर प्रबंधकों द्वारा निष्पादित की जाती हैं और हमें इसे कहते हैं प्रबंधन का क्रियात्मक क्षेत्र। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्यावसायिक प्रबंधन की क्रियात्मक क्षेत्र की कुछ तत्व बताइए, या फिर गैर व्यावसायिक के बताइए, या फिर प्रबंधन के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र बताइए। तो आपको ये पॉइंट्स लर्न करके जाने हैं, सारे मत कीजिएगा, 4 आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ हो सकते हैं जैसे आपसे एक्सप्लेनेशन में पूछ लिए जाएं कि वित्त प्रबंधन किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर विपणन प्रबंधन किसे कहते हैं, सेवी वर्गीय प्रबंधन में क्या आता है, ये भी आपसे एग्जाम में
1 या 2 मार्क्स में मैक्सिमम पूछा जा सकता है। इसके ऊपर इस वाले यूनिट में से आपके क्वेश्चन नहीं आने वाला। आई होप सब बच्चों को फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। कल आपको सेकंड चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपनी तैयारी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स की तैयारी का भी ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो लिंक दिया है डिस्कशन ग्रुप का, आप उसको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं।